बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएम टीवी से मैं हूं नुसरत मिर्ज़ा। आज का मौजू में हम आपको वो ख़बर बताना चाहते हैं जो शायद आपकी नज़र से ना अखबारात के ज़रिए से गुज़री होगी, ना किसी टीवी चैनल के ज़रिए से गुज़री होगी। और वो ये है कि अमेरिका की, पहले तो हम ये बात, इसका पस मंज़र ये बयान करते हैं कि अमेरिका ने ये पॉलिसी वज़ा की हुई है कि वो दुनिया पर जो उनकी बालादस्ती को 2008 में चैलेंज हो गया था, तो 2010 में उन्होंने अपने एक मंसूबे का ऐलान किया कि हम अपनी बालादस्ती को कायम करने के लिए 4 स्टेप में अपनी बालादस्ती को बहाल करेंगे। और 4 स्टेप जो हैं बार बार हम जिक्र कर चुके हैं, अगरचे इसको किसी फॉलोअप किसी के तौर पर भी किसी एंकर ने या किसी और टीवी चैनल ने नहीं लिया। क्या तो उसको समझते हैं कि ये नाकाबिल एतबार है, या ये समझते हैं कि ये हम क्यों करें, किसी की नकल क्यों करें या किसी के नक्शे कदम पे क्यों चलें। लेकिन अम्र वाक़या ये है कि ये फैक्ट है कि उन्होंने 4 स्टेप के तौर पर ये एक अपनी पॉलिसी का ऐलान किया, जिस पर हमने कॉलम भी लिखा है रोज़नामा जंग कराची में। और वो ये है कि स्टेप्स ये हैं 1 बाय 1 के पहले बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकाला जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन बज़ात ख़ुद जहाँ चीन और रूस उनके मद्दे मुकाबले आ गए हैं, जिन्होंने उनके अमेरिका के बालादस्ती को चैलेंज कर दिया 2008 में। पुतिन 2000 में जब मुल्क के सदर बने तो वो बार बार जो अमेरिका जो है नेटो को फैला रहा था। हालांकि उन्होंने ये वादा किया था कि नेटो जब रूस ने विड्रॉ किया कि साहब हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने बल्गारिया को बना लिया, रोमानिया को अपने शामिल कर लिया, पोलैंड को अपने साथ शामिल कर लिया नेटो के अंदर, और चीन और रूस को घेरा करने के लिए बढ़ते चले गए। तो फिर आखिरकार में रूसियों ने पुतिन को, पुतिन जो है कि एक KGB का जो सरबराह था, उसने बिलआखिर इक़्तिदार को संभाला। और इक़्तिदार को संभालने के बाद में उसने रूस की मजबूती के लिए इक़दाम किए। और फिर उन्होंने जाकर 2008 में पहला उनको मैंने के साथ में टाकरा किया और उसके उनको रोकने की कोशिश की। और उस बाद में ये महसूस हुआ कि चीन और रूस दोनों ने मिलकर जो है अलग अलग उनको अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो जब ये चैलेंज हो गया तो उन्होंने फिर एक मंसूबा बनाया कि हम उसका तोड़ ये करेंगे कि आइंदा तो अमेरिका जो है यूनिपोलर वर्ल्ड जो दुनिया में रही है 2089 से निकाल लें तो 2008 तक का जो हिस्सा लगा लें तो 11 और 8 19 साल तक वो सिर्फ यूनिपोलर दुनिया रही और वाइड सुपर ताकत रहा सिर्फ 19 साल। इसके बाद में उसकी बालादस्ती को चैलेंज हो गया तो उसने कहा साहब हमें बालादस्ती को बहाल करना है हर कीमत पर। क्योंकि जब आप ग्रैंड चेस बोर्ड को हम पढ़ते हैं ब्रेज़िन्स्की की, जो कि अमेरिकी के सदर के जो सलामती अमूर के एडवाइज़र थे, वो एक बड़े दानिश्वर गुजरे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें एक दी ग्रैंड चेस बोर्ड भी एक किताब है, जिसमें कि उनके पेश लफ्ज़ में उन्होंने ये लिखा है कि हम दुनिया की पर बालादस्ती अपनी कायम रखेंगे जब तक हो सकेगा। उसके लिए हमें जंगें करानी पड़े, या हमें उनका हुकूमत तब्दील करने पड़े, या कत्ल गारतगरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। जो ताकत का महवर है, हम यूरो एशिया से जो अज़ल से लेकर अब तक जो 1989 तक जो ताकत का महवर हमेशा यूरो एशिया में रहा है, उसको वो अमेरिका लेके चले गए हैं। वो कहते हैं यूरो एशिया में अब नहीं आने देंगे, उसके लिए हमें जंग भी करनी पड़ेगी तो हम जंग करेंगे। अगर हमें किसी हुकूमत को तब्दील करना पड़ा गया तो हुकूमत तब्दील करेंगे, कहीं खाना जंगी करानी पड़ी तो खाना जंगी कराएंगे, लेकिन हम ये ताकत का महवर नहीं होने देंगे। लेकिन जब चीन ने खामोशी के साथ तरक्की करना शुरू की और इनकलाब लाना शुरू किया इकनॉमिकली, तो इकनॉमिक ताकत बन के उभरने लगा, तो वो उसने दुनिया भर के अंदर अपने अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज करना शुरू किया। इकनॉमिकली वो बहुत मजबूत हो गया। उसके जवाब में अमेरिका ने इंडिया को जब इकनॉमी को मजबूत करना चाहा तो इंडिया की इकनॉमी भी मजबूत हो गई। अब इंडिया भी ख़ुद भी जो है उसको चैलेंज करने के पोजीशन में आ गया है। ईरान ने अलग कर दी है उसकी बालादस्ती को चैलेंज। अब 5 ममालिक ने उसकी बालादस्ती को चैलेंज किया हुआ है। एक रूस ने, एक चीन ने, एक इज़राइल ने, एक इंडिया ने और एक शुमाली कोरिया ने, जो उनकी बालादस्ती को चैलेंज किया हुआ है। और उस बालादस्ती को बहाल करने के लिए अमेरिका ने 4 स्टेप का जो वज़ा किया था वो मैं अब बयान कर रहा हूँ। उन्होंने पहले कहा कि पहले हम ऐसा ना हो कि एक छठा मुल्क बन जाए, जो यूरोपीय यूनियन बजाते ख़ुद एक बड़ा ब्लॉक है, उनकी बड़ी एम्बिशियस लोग हैं, तो कहीं वो लोग भी हमारे मुकाबले में खड़े ना हो जाएं। तो इसलिए पहले तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर किया
और बरतानिया को निकाला उससे। बरतानिया इसलिए निकल गया कि वो चाहता ये है कि फिर से उसकी दुनिया पर बालादस्ती काम हो। अमेरिका जब कमज़ोर हो तो फिर बरतानिया का राज दुनिया पर हो, जैसा कि पहले भी कहते थे कि हम उनकी जो सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। तो वो ख्वाब अभी देख रहे हैं और उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया है, बड़ी सबर आज़मा पॉलिसी अख्तियार की हुई है कि अमेरिका के साथ चिपके रहो और जब अमेरिका कमज़ोर पड़े तो खुद सुपर ताकत बन जाओ। अमेरिका ने भी यही किया था कि बरतानिया को कहा कि तुम पीछे हटो और सारे मुल्कों को आज़ाद करो जो कॉलोनियाँ हैं, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो फिर उन्होंने ये वादा कर लिया और फिर जब उनके जो तस्वुर था जब सूरज गुरूब होने का वो टूटा, तो फिर उन्होंने 1956 में जब उन्होंने जो मिस्र पे हमला किया तो उनसे कहा पीछे हटो। ये पहला मौका था जब उनको मालूम हुआ कि हमारे से 12-10 मुल्क जो है उस वक्त अमेरिका है। तो अब वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको निकाला उन्होंने वहाँ से। ये पहला स्टेप था। इसके बाद में दूसरा स्टेप उन्होंने कहा कि ये होगा कि वहाँ से जितने भी एशियन और अफ्रीकी ममालिक के लोग आए हैं जो मगरबी ममालिक में और अमेरिका में, उन सबको एक के बाद एक निकालेंगे। वो उन्होंने मंसूबा बनाया कि दूसरा स्टेप हमारा ये होगा और तीसरा स्टेप ये होगा दुनिया भर में हम जो इन्फ्लेशन होगा, कसाद बाज़ारी होगी, महंगाई होगी। तो ये दोनों स्टेप साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो इसलिए वो इस वक्त वो अमल नहीं हो सका। लेकिन जब ये मामला चल रहा है, मशरक़ वस्ती में जो जंग चल रही है उसकी वजह से अब ये मरहला आ गया है कि वहाँ पे मज़ारे हो रहे हैं अमेरिका में, तो ये एक एक करके अब निकालना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद में ये अमल शुरू हो जाएगा कि जो एशियाई ममालिक के जो लोग हैं, जो अरब ममालिक के लोग हैं या अफ्रीकी ममालिक के लोग हैं, उन सबको एक एक करके निकालेंगे और वहाँ पर जो वाइटों की हुकूमत, वाइट्स लोगों की, सफ़ेद फार्म लोगों की हुकूमत हो जाएगी अमेरिका के अंदर। अगर ट्रम्प इस साल जीत गया, अभी जीतने के इम्कान तो नहीं है, बज़ाहिर लगता है कि वो ये जो उनकी अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो ये जो खातून जो औरत जो हैं, जो हिंदू नज़ाद हैं, ईसाई हैं, उनको वो जिताना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अब देखते हैं क्या होता क्या है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़, ट्रम्प के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी है। अगर वो जीत भी गए तो फिर वो उस मुकदमे के ज़रिए उनसे सीट खाली करवाएंगे और फिर इन खातून को जो है जो कि नायब सदर है इस वक्त अमेरिका की, उनको बहाल कर देंगे। हमारा ये ख्याल है। फिर इसके बाद में जो तीसरा जो स्टेप था वो ये होगा कि वो एक जंग कराएंगे, जो कि इस वक्त 2 जंगें जारी हैं। एक मशरक़ वस्ती में जंग जारी है और एक जो है यूक्रेन में जंग जारी है। वो उसका हाल हम अलग से बयान करेंगे। और यूक्रेन पर जो हम कहा है, वो हम रूस के गले पर जो हाथ मैंने शहरक पे हाथ रख दिया है, तो फिर बहुत तवील जंग हो गई है, 2.5 साल हो गए हैं यूक्रेन में जंग जारी है। ताकि वो कहते हैं कि हम इस तरह से रूस को जो है वो खाली कर देंगे। जंग बड़ी मुश्किल मरहला होता है, इसके अंदर आदमी की मीशत तबाह हो जाती है, उस पर पाबंदी लगा रखी हैं। तो अब इंडिया इससे फ़ायदा उठा रहा है, जैसा कि एक ज़माने में तुर्की ने फ़ायदा उठाया था। तो पहली जंग अज़ीम में तो वो अपना हर एक को फास्फोरस से जाने देता था और पैसे वसूल करता था। तो इसी तरह से अब इंडिया ये फ़ायदा उठा रहा है कि जो रूस का तेल है वो वहाँ पर रूस से सस्ते दामों ख़रीदता है और यूरोप को बेचता है महंगे दामों, तो इससे उसकी माली हालत बेहतर हो रही है। अब सूरत हाल ये है, फिर अमेरिका ने ये भी मंसूबा बनाया कि रूस को, अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं इस इब्तिदाई के बाद में, जिसको हम चंद मिनटों में निबेट देंगे सारे मामले को, कि वो ये है कि वो ये चाहता था कि अमेरिका ये चाहता है कि चीन को अलग से निपटे और रूस को अलग से निपटे। रूस को तो उन्होंने यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अब चीन को उन्होंने घेरने के लिए इंडिया को, उसके लिए क्वाड बनाया है, उसके लिए अकूस बनाया है, जो सफ़ेद फार्मों का एक मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए पर मुश्तमिल है। अब वो मज़ीद आगे इसको बढ़ा रहे हैं, एशियन नाटो बना रहे हैं, फ़िलिपीन को शामिल कर रहे हैं, इंडोनेशिया को शामिल कर रहे हैं, थाईलैंड को शामिल कर रहे हैं, वियतनाम को शामिल कर रहे हैं, या नहीं, वियतनाम शायद नहीं शामिल होगा, लेकिन दूसरे मुल्कों को शामिल करके वो चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये मामला हुआ तो हुआ ये है कि जब उस पर रूस पर सेंक्शन लग गई, तो अब उन्होंने रूस से दरख्वास्त की कि आप चीन की जो बैंक हैं वो हमारे रशिया में आप बैंक खोल दें, ताकि हम उनके ज़रिए से दुनिया के मामलात में जो लेन देन कर सकें, तो वो लेन देन हो सकेगा। तो चीन ने वहाँ पर 5-6 बैंक खोल दिए। अब फिर जब अमेरिका के दबाव आया तो उन्होंने कहा कि साहब क्या तो आप, चीनियों से कहा कि क्या तो आप बंद करें अभी अपने बैंक यहाँ पर रूस में, अदरवाइज़ हम आप पर भी पाबंदी लगा देंगे।
क्योंकि चीन के बैंकों की जो तजारत है वो अमेरिका से ज़्यादा है, रूस से मुकाबले में, तो उन्होंने वहाँ बैंक बंद कर दिए। तो फौरी तौर पर वो चीन का उन्होंने दौरा किया 16 मई को। 16 मई को वो 2024 को वहाँ पहुँचे और उनसे ये दरख्वास्त की कि वो जो बैंक आप बंद कर रहे हैं वो बैंक बंद न करें ताकि हमारी वो तजारत को नुकसान न पहुँचे, हमारी मीशत को नुकसान न पहुँचे। लेकिन इस पर शी जो था वो शी उनके बहुत करीबी दोस्त हैं पुतिन के, लेकिन उसमें वो नाकामी हुई उनको। उन्होंने कहा साहब मेरे जो एलीट्स हैं, जो कि बिलियनर्स हैं, जो कि बिज़नेस करते हैं अमेरिका के साथ में, वो राज़ी नहीं हैं क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं उठाना चाहते। अभी तक रूसियों का शायद ये ख्याल है या दुनिया भर में ये ख्याल जा रहा है कि जैसे कि ये लोग अभी तक ये स्ट्रेटजिक तौर पर तैयार नहीं हैं आलमी ताकत बनने के लिए। वो सिर्फ अपने तक महदूद रहना चाहते हैं, या ये उनका जो मंसूबा है कि 2030 तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। 2030 के बाद में जब मेड इन चाइना की जो है वो मसनूआत हैं वो तमाम दुनिया के मुल्कों में न पहुंच जाएं, तो उस वक्त तक वो किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। वो दबाते रहेंगे हालात को, सूरत हाल को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि वो अलग से हम प्रोग्राम करेंगे कि आप हर जगह कैरेबियन ममालिक में, लातिनी अमेरिका में, अफ्रीकी ममालिक में उनका असर रसूख बहुत बढ़ गया है, और सिवाय 4-5 मुल्कों के बाकी सब जगह पर जो चीनी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं उनको मदद भी बहुत कर रहा है। इस पर अलग से हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उन्होंने अब उन्होंने ये किया, हमारा ये ख्याल था कि जब रूस ने दौरा किया पुतिन ने, तो हमारा ये ख्याल था कि ये दोस्ती को बढ़ाने, लेकिन वो दोस्ती कमज़ोर हुई। जिसके बाद में रूसी सदर नाउम्मीद वापस लौटे। फिर वो शिमाली कोरिया गए जो 18 जून 2024 को, और 20 जून को वो वियतनाम गए। फिर वियतनाम से एक तो शिमाली कोरिया में जाने के बाद एक किस्म का उन्होंने मैसेज दिया चीन को भी और अमेरिका को भी कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे दोस्त ज़्यादा है, और चीन से ज़्यादा हमारा दोस्त है, तो और चीन की सरहदें भी मिलती हैं उसके साथ में। तो इस किस्म का दोनों को हम चीन को भी धमकी दी और अमेरिका को भी धमकी दी। फिर अब वियतनाम से जाकर उससे दरख्वास्त की तो वियतनाम राज़ी हो गया कि वो वहाँ उनके मास्को में या मास्को के और शहरों में, रूस के और शहरों में वो अपने बैंक खोले। तो वो अब वियतनाम के ज़रिए से बैंक खुलवा रहा है और शिमाली कोरिया से धमकी दे रहा है। तो ये जो काम हुआ है, तो वो अब वहाँ जाकर शिमाली कोरिया में जाकर उन्होंने इन्हें एक किस्म की धमकी दी है अमेरिका को भी और चीन को भी। और साथ साथ में हम अपने लिए जो तजारत के लिए रास्ता खोला है, ये एक नई बात हुई है कि वियतनाम के जो बैंक जो हैं वो वहाँ पर काम करेंगे और उसके ज़रिए से दुनिया में वो लेन देन का काम करेंगे। तो इस तरह से बज़ाहिर अमेरिका की जो पॉलिसी है जो दोनों को अलग अलग मारने की या दोनों को अलग अलग निमटने की, वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और ये दोनों मुल्क चीन और रूस जो हैं आपस में दोस्त होते हुए भी अपने अपने मफादात जो हैं अलग बना रहे हैं, और जिससे कि उनको नुकसान होगा। अगर अमेरिका से कोई मुकाबला कर सकता है तो दोनों मिल के कर सकते हैं। ना चीन अलग से मुकाबला कर सकता है, ना रूस अलग से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि एक माशी ताकत है और दूसरा जो है वो मिलिट्री ताकत है। अब ये तो कह रहे हैं कि रूस जो है वो जो है बहुत, चीन जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन अब चीन पर भी बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगा रहे हैं। वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे, कोई सेमी कंडक्टर्स पर पाबंदी लगा रहे हैं, लिथोग्राफी की जो मशीनें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं जो कि हॉलैंड में बनती हैं। लिथोग्राफी में और नॉर्मल प्रिंटिंग में ये फ़र्क है कि प्रिंटिंग तो जो होती है वो पेपर पर होती है, ये जो लिथोग्राफी जो होती है ये होती है स्टोन पर या मेटल पे होती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो चीन को नहीं देना चाहते हैं, वो हॉलैंड के पास है। तो वो वहाँ पर हॉलैंड ने भी पाबंदी लगाई है, तो वो एक अलग से प्रोग्राम का तकाजा करती है, वो हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में अपने जो पॉलिसी जो दूर तवील वर्षे की पॉलिसी जो बनाई है उसमें वो कामयाबी से अमल कर रहा है, और रूस और चीन को उन्होंने जो दूरी पैदा करने की कोशिश की उसमें वो कामयाब हुए हैं। नाज़रीन किराम, इसके बाद अब इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।